पिछले 50 सालों में बिहार में बाढ़ ने लाखों लोगों की जिंदगियां तबाह की है। कमाल की बात है कि एक तरफ दुनिया चांद तक पहुंच चुकी है, मंगल ग्रह पे जीवन तलाशा जा रहा है, दूसरे ढेरों ग्रहों पे इंसान को बसाने की बात की जा रही है, तो दूसरी तरफ बिहार में हम बाढ़ से नहीं लड़ पा रहे हैं। 29 सितंबर 2024 की सुबह मुजफ्फरपुर के बसघटा गांव में 6 फीट तक पानी भर जाता है। पूरे गांव में इतना पानी आ जाता है कि चारों तरफ बस पानी ही पानी नजर आता है। जिनके पास पक्के मकान थे वो तो छतों पर चढ़कर अपनी जिंदगी बचा लेते हैं, लेकिन कच्चे मकान वाले लोग कहां जाते। 3 दिन तक गांव के हजारों लोग बाढ़ का पानी पीकर अपनी जिंदगी बचाने को मजबूर हो जाते हैं। इन लोगों के पास पीने का पानी तक नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी गर्भवती और नवजात बच्चों की माओं के लिए है। खाना नहीं जल्दी मिलता है तो बच्चा का दूध थोड़े होता है, खाना नहीं मिलता है हमको। ये कहानी है 2024 के असली भारत की। दोस्तों, ये कहानी बिहार के किसी एक घर या गांव की नहीं, बल्कि बिहार के लाखों लोगों की कहानी है जो हर साल बाढ़ की वजह से अपना सब कुछ खो देते हैं। अपना घर, परिवार, फसल, जानवर, कारोबार, सब कुछ। पूरा घर गिर गया, 3 ड्रम गेहूं चला गया, कुछ भी बचा, कपड़ा उपड़ा कुछ भी नहीं बचा हमारे घर में। दोस्तों, अगर आपको यह जानना है कि बाढ़ ने बिहार में किस कदर तबाही मचाई है, तो उसके लिए आपको पिछले कुछ सालों के रिकॉर्ड्स को देखना होगा। अगर आप सिर्फ पिछले 50 साल के रिकॉर्ड पर नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि बाढ़ की वजह से बिहार के हजारों लोगों की जान जा चुकी है, लाखों जानवर मारे जा चुके हैं और हजारों करोड़ रुपए के फसल और प्रॉपर्टीज अब तक बर्बाद हो चुके हैं। साल 1987 बिहार में बाढ़ से 1400 लोगों की जान चली गई, 5300 जानवर भी मारे गए। साल 2000 336 लोग मारे गए। साल 2002 490 लोग मारे गए। साल 2004 880 लोगों की जान चली गई। साल 2007 1290 लोग मारे गए और 2500 से ज्यादा जानवर भी मरे। यूनाइटेड नेशंस ने इस बाढ़ को बिहार के इतिहास का सबसे खराब बाढ़ बताया। साल 2008 260 लोगों की जान चली गई। साल 2011 250 लोग मारे गए। साल 2013 200 लोग मरे। साल 2016 250 लोग मरे और साल 2021 350 से ज्यादा लोगों की जान चली गई बाढ़ की वजह से। अब आप खुद बैठकर जोड़ लो कि पिछले कुछ सालों में बाढ़ से बिहार में कितने मासूम लोगों की जान जा चुकी है और आने वाले सालों में अभी कितने मासूम लोगों की जान जानी बाकी है। अब यहां एक बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसी क्या बात है कि हर साल बिहार में बाढ़ आता है और लाखों लोगों की जिंदगी तबाह करके चला जाता है, और सब कुछ जानते हुए भी हम कुछ क्यों नहीं कर पाते। चलिए आज के इस वीडियो में हम इसी बात का पता लगाते हैं कि बिहार में बाढ़ की असली वजह आखिर है क्या। दोस्तों, बिहार में बाढ़ की सबसे बड़ी वजह उसका ज्योग्राफिकल एरिया माना जाता है। बिहार के नॉर्थ में नेपाल है तो दूसरी तरफ साउथ में झारखंड है। झारखंड के ऊंचाई पर बसे होने की वजह से उसकी नदियों का पानी भी बहकर बिहार की तरफ ही आता है और गंगा नदी में मिल जाता है। नेपाल की सरयू और गंडक नदी गंगा में मिलकर बिहार में बाढ़ लाने की एक बड़ी वजह बनती है। वहीं दूसरी तरफ नेपाल की ही बागमती और कमला नदी कोसी नदी में मिल जाती है, जो आगे चलकर फिर से गंगा नदी में मिल जाती है, जिसकी वजह से पूरा उत्तरी बिहार पानी में डूबा रहता है। यही वजह है कि कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि इस एक नदी की वजह से बिहार का उत्तरी हिस्सा हमेशा पानी की चपेट में आता रहता है। और यह एक बड़ी वजह है कि बिहार के इस हिस्से में कोई भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो पाता और इस एरिया के ज्यादातर लोगों को बिहार से निकलकर दिल्ली और पंजाब के साथ साथ देश के दूसरे हिस्से में जाकर काम करना पड़ता है। बागमती की सदगति किताब के राइटर प्रोफेसर दिनेश कुमार मिश्रा के अकॉर्डिंग बिहार में बाढ़ आने की 3 वजह बताई गई है। सबसे पहली वजह है लोकेशन। बिहार हिमालय के तटीय इलाकों में बसा है। नेपाल और तिब्बत से निकलने वाली नदियों में पानी का बहाव काफी तेज होता है।
इन नदियों की वजह से पानी आना एक नेचुरल प्रोसेस है और पानी ज्यादा अमाउंट में आने की वजह से उत्तरी बिहार में अक्सर बाढ़ आ जाती है। बिहार में बाढ़ आने की दूसरी सबसे बड़ी वजह है लार्ज डैम्स। तेज बहने वाली नदियों को कंट्रोल करने के लिए तटबंध, बांध, बैराज जैसी चीजों से नदी को बांधने की कोशिश की गई है, लेकिन इससे फायदे के बजाय और ज्यादा नुकसान हो रहा है। जब पहाड़ से ज्यादा अमाउंट में पानी नदियों में आता है तो दबाव में डैम के टूटने का डर रहता है। जैसा कि 1976 में कोसी बैराज टूटने से हुआ था। उस वक्त बिहार में 5 लाख से ज्यादा घर बाढ़ में डूब गए थे। उसी तरह 2008 में कुसा बांध टूटने से कई लोगों की मौत हो गई थी। कुसा बांध के टूटने से नेपाल के 34 गांव और बिहार के 441 गांव पूरी तरह से पानी में डूब गए थे। गवर्नमेंट के डेटा से पता चलता है कि सहरसा, मधेपुरा और सुपौल मिलाकर लगभग 526 लोगों की मौत हो गई थी कुसा बांध के टूटने से और लाखों लोग बेघर हो गए थे। यह बाढ़ इतना भयानक था कि आज 15 साल बीत जाने के बाद भी लोगों के दिलों में उस बाढ़ को लेकर एक डर बैठा हुआ है कि कैसे एक झटके में कितनी सारी जिंदगियां तबाह हो गई थी। कुछ भी नहीं बचा घर में, खाने के लिए कुछ भी तरस रहे हैं। अभी कोई हेल्प के लिए नहीं आया इधर में, हमारा हेल्प के लिए कोई सरकार वरकार कोई भी नहीं है। मुखिया सरपंच कुछ भी नहीं हेल्प के लिए आया। सब कुछ बह गया पानी में, माल जाल बकरी बकरा जो भी था सब बह गया, कुछ भी नहीं बचा सर। बाढ़ की तीसरी सबसे बड़ी वजह है डिपोजिशन ऑफ सैंड इन डैम्स, यानी बांधों में मिट्टी का इकट्ठा हो जाना। नदी में जगह जगह पर बने तटबंधों की वजह से मिट्टी एक जगह इकट्ठा हो जाती है, जिसकी वजह से पानी को नदी में सही से बहने का रास्ता नहीं मिल पाता। एक तरफ पानी का तेज बहाव तो दूसरी तरफ आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी जमा होते होते नीचे मिट्टी के ढेर बन जाते हैं और इस वजह से जिस पानी को बहकर समुद्र में जाना चाहिए था वो पानी बाढ़ की शक्ल लेकर गांव में घुस जाता है और तबाही मचा देता है। दोस्तों, बागमती की सदगति किताब के अकॉर्डिंग बिहार में बाढ़ आने की ये 3 वजह बताई गई है, लेकिन मुझे लगता है यहां एक और वजह होनी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग बाढ़ की चौथी वजह है गवर्नमेंट, यानी सरकार। क्या बोला तूने? सरकार। मैं नहीं मानता। भास्कर.com के अकॉर्डिंग 2017 से 2024 तक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बिहार सरकार को 8,365 करोड़ का फंड दिया जा चुका है बाढ़ की रोकथाम के लिए। लेकिन क्या 8,365 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी बाढ़ को कंट्रोल किया जा सका है? जवाब है नहीं, बल्कि यह प्रॉब्लम जैसी पहले थी वैसी आज भी है। अब सवाल यह उठता है कि हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी हम बाढ़ जैसी प्रॉब्लम को ठीक क्यों नहीं कर पा रहे हैं। चलिए समझते हैं कि आखिर प्रॉब्लम है कहां पर। सबसे पहली वजह, बजट का 60% से ज्यादा हिस्सा फ्लड रिलीफ फंड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी 60% बजट बाढ़ रोकने से ज्यादा डैमेज कंट्रोल करने पर खर्च किया जाता है। दूसरी वजह है करप्शन। बाकी बचे 40% बजट को बाढ़ के रोकथाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन करप्शन की वजह से खराब और सस्ते मटेरियल्स यूज किए जाते हैं, क्वालिटी चेक सही से नहीं किया जाता, क्वालिटी मटेरियल की कमी की वजह से ज्यादातर बांध हल्का सा प्रेशर भी नहीं झेल पाते। नतीजा, वक्त से पहले ही ये बांध टूट जाते हैं और हजारों लाखों लोगों की जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। दोस्तों, अब एक बड़ा सवाल यहां यह उठता है कि क्या बाढ़ को रोका जा सकता है या नहीं। बागमती की सदगति किताब के राइटर प्रोफेसर दिनेश कुमार मिश्रा का कहना है कि अगर फ्लड्स को यानी बाढ़ को रोकना है तो पूरी ताकत से नदी की धार को रोका जाए, नेपाल से आने वाली नदियों की धाराएं बनाई जाए, साथ ही नदियों से सिल्ट निकाली जाए ताकि डैमेज कंट्रोल की जरूरत ही ना पड़े। इन सबके साथ साथ टेक्नोलॉजी का भी सही से इस्तेमाल करने की जरूरत है। डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सही से इस्तेमाल करके तबाही को काफी हद तक रोका जा सकता है, जैसा कि 2019 में उड़ीसा में फानी साइक्लोन से होने वाली तबाही को काफी हद तक कंट्रोल किया गया था। हालांकि बाहर से होने वाले नुकसान के बारे में जब वाटर रिसोर्स मिनिस्टर विजय कुमार चौधरी से न्यूज 18 ने एक इंटरव्यू में बात की तो उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुन सकते हैं।
देखिए, वैसे तो बिहार में बाढ़ या बिहार के लिए बाढ़ ये कोई बहुत ही समझिए आश्चर्यजनक चीज़ नहीं होती है, क्योंकि हर साल कुछ न कुछ बाढ़ का प्रकोप आता ही है। लेकिन इस बार के बाढ़ की कहानी ही कुछ अलग है। ये इस साल बाढ़ की जो प्रचंडता है, भयावहता है, वो इतिहास के सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। दोस्तों, देश में होने वाली किसी भी तबाही को कंट्रोल करना, उसको रोकना सरकार की जिम्मेदारी होती है। अगर सरकार चाहे तो वो किसी भी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर सकती है। आजादी के इतने सालों के बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट से करोड़ों का फंड मिलने के बाद भी अगर हम बाढ़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इसका एक ही मतलब निकलता है कि हम इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करना ही नहीं चाहते। बिहार में पिछले 50 सालों में अलग अलग पार्टी की सरकार रही है। काफी लंबे वक्त तक कांग्रेस की सरकार थी, फिर जनता दल, आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू और बीजेपी। बिहार में पॉलिटिक्स करने वाली कोई पार्टी ये नहीं कह सकती कि उन्होंने बिहार में राज नहीं किया है। लेकिन बिहार के लोगों को आज से 50 साल पहले जो बाढ़ की समस्या थी वो आज भी वैसी की वैसी ही है। पहले भी लोग बाढ़ से मरने को मजबूर थे और आज भी हर साल बाढ़ लाखों लोगों की जिंदगियां तबाह कर ही रहा है। बात तो सही है। दुबई में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वहां की सरकार ने रेत पे यानी बालू पे 800 मीटर ऊंची बिल्डिंग बना दी। 3000 करोड़ रुपए खर्च करके हमारी सरकार देश में मूर्ति बना सकती है, लेकिन इंसान की जान बचाने के लिए जमीन पर पानी के सही से बहने के लिए रास्ता नहीं बनाया जा सकता है। ये बात तो बिल्कुल समझ से बाहर है। दोस्तों, आखिर में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके हिसाब से बिहार में बाढ़ का जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? आप अपनी राय मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल नजरे जॉर्डन को, और बहुत जल्द मिलते हैं एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बाय।